हेलो एंड वेलकम टू के आर के लॉ क्लासेस। मैं हूं काशिफ खान और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी अंडर मुस्लिम लॉ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है एक्नॉलेजमेंट का कंसेप्ट मुस्लिम लॉ के अंदर में। साथ ही साथ समझेंगे कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट हैं कि तब एक इंसान किसी बच्चे को अपना बच्चा एक्नॉलेज कर सकता है और क्या उसके इफ़ेक्ट होंगे, मतलब कि एक्नॉलेजमेंट होने के बाद उसमें क्या इफ़ेक्ट होगा, उसका क्या जो है लीगल राइट जो है एग्जिस्टेंस में आएंगे। इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्नॉलेजमेंट और पैटर्निटी का मतलब क्या होता है। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है एक्सेप्ट और एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग और अ फैक्ट। किसी तथ्य का, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस का होना, उसको एडमिट करना ही या उसको एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेजमेंट कहलाता है। वहीं पैटर्निटी को समझे तो पैटर्निटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग समवन फादर। किसी का फादर कहलाना जो है वो पैटर्निटी होता है, किसी का फादर होना पैटर्निटी होता है। तो दोनों को अगर हम एक साथ पढ़ें तो इसका मतलब होगा एक्सेप्टिंग द फैक्ट ऑफ बीइंग समवन फादर। किसी का फादर बनना एक्सेप्ट करना है, मतलब किसी के फादर होने को मानना है, किसी के फादर होने को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी इज रिक्वायर्ड शो एज टू प्रूव द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। एक बच्चे की चाइल्ड की जो है लेजिटिमेसी को प्रूव करने के लिए जो है एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी की ज़रूरत पड़ती है। द एक्नॉलेजमेंट इज जस्ट इन नेचर ऑफ डिक्लेरेशन बाई फादर दैट द चाइल्ड इज हिज ऑफस्पेरेंट। वही चीज़ की बात कि जो बच्चा है, वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो उससे ही पैदा हुआ है, ये जो है एक्नॉलेजमेंट का नेचर है जो डिक्लेयर करता है। मुस्लिम लॉ के अंदर में लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड दो तरह से प्रूव होती है। पहला कि जब बच्चा जो है वो लॉफुल वेडलॉक से पैदा हुआ हो, ठीक है। और दूसरा ये कि बच्चा अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद पैदा हुआ हो, मतलब कि या तो मैरिज जो है डिवोर्स से डिसॉल्व हो जाए या तो डेथ से डिसॉल्व हो जाए, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है। उसके अंदर अगर बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो है वो लॉफुल या लेजिटिमेट कह लें हम, माना जाता है। इसमें सबसे पहला है जो कि सुन्नी लॉ में है कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के 10 महीने के अंदर पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट माना जाएगा। सिया लॉ जो है वहीं 2 साल का टाइम पीरियड देता है। और अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो वो 280 दिन का टाइम पीरियड देता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस की। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट केस है इसमें वो है मोहम्मद अलाहदाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान। ये 1887 का केस है और जस्टिस महमूद साहब ने इसमें कहा था कि वेयर मैरिज कैन नॉट बी प्रूव बाई डायरेक्ट एविडेंस एंड नो लेजिटिमेसी बी इस्टेब्लिश, मुस्लिम लॉ प्रिस्क्राइब ए मीन्स वेयर बाई द मैरिज एंड लेजिटिमेसी में बी इस्टेब्लिश एज ए मैटर ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है। तो ये एक तरह का कहते हैं, इन्होंने कहा था कि मुस्लिम लॉ जो है एक तरह का सब्सटेंटिव लॉ प्रोवाइड करता है जिससे ये इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि वो मैरिज जो है वो लीगली मैरिज थी और वो जो चाइल्ड जो पैदा हुआ है वो लेजिटिमेट चाइल्ड है। और इसी को कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी। दूसरा जो केस है वो है हबीबुर रहमान वर्सेस अल्ताफ़ अली। ये 1921 का केस है। इसमें कहा गया था कि जो भी ऑफस्पैरेंट होगा, मतलब जो भी बच्चा पैदा हुआ है, वो मस्ट बी बॉर्न फ्रॉम ए लीगली मैरिड वाइफ से होना चाहिए। मतलब कि यहाँ ऐसा ना हो कि वो बच्चा जो है जिना से या वो बच्चा एडल्ट्री से पैदा हुआ हो, वो एक लीगली मैरिड वाइफ से पैदा हुआ हो। और देयर शुड बी एक एज गैप बिटवीन द फादर एंड द चाइल्ड। फादर और चाइल्ड के बीच में एक एज गैप होना चाहिए जिससे ये आदमी एक्सेप्ट कर सके कि हाँ ये उसका बच्चा हो सकता है। मतलब ऐसा ना हो कि वो 2 साल और 3 साल का बड़ा हो तो ऑब्वियस सी बात है 2 साल 3 साल या 5 साल के जो बच्चा का गैप होगा उसमें मतलब कोई मान ही नहीं सकेगा कि भाई वो उनका ही बच्चा होगा। ठीक है। तो एक एज लिमिट का गैप होगा, वो सब अभी हम आगे एजेंशन में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं क्या है बेसिक प्रिंसिपल एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट का या एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी की हम बात कर लें तो सबसे पहला है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एक्नॉलेजमेंट। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक्सप्रेस ही एक्नॉलेजमेंट होता है। अगर अपने कंडक्ट से भी ये शो करे एक फादर कि किसी बच्चे को लेकर कि वो जो है उसका बच्चा है, उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करे, तो उसको भी एक एक्नॉलेजमेंट माना जाएगा। दूसरा है कि एक्नॉलेजर मस्ट बी एट लीस्ट 12.5 ईयर ओल्डर देन द पर्सन एक्नॉलेज। वही जिस बच्चे को एक्नॉलेज कर रहा है तो एक्नॉलेज करने वाला कम से कम 12.5 साल का बड़ा होना चाहिए उस बच्चे से। तीसरा बात करता है द चाइल्ड हु इज एक्नॉलेज्ड मस्ट नॉट बी नोन एज ए चाइल्ड ऑफ अदर। ठीक है, समझ ही आ गया होगा आपको कि किसी और का वो बच्चे के नाम से वो नहीं जाना जाता हो। ऐसा नहीं कि किसी पड़ोसी का बच्चा है और उसको एक इंसान जो है वो बोल रहा है कि नहीं ये तो मेरा बच्चा है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, उसके जो पैटर्निटी है वो अननोन होना चाहिए।
तीसरा है ऑस्पायरिंग ऑफ जिना एंड एडल्ट्री, ठीक है, एडल्ट्री से या जिना से वो बच्चा पैदा ना हुआ हो, ठीक है। एक लीगली मैरिज पॉसिबल बिटवीन पेरेंट ऑफ द चाइल्ड एंड एक्नॉलेजर। एक यहाँ पे भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी दो लोग हैं, मतलब जिस एक बच्चे को जिसको वो एक्नॉलेज कर रहा है, तो उसकी माँ के साथ उसका लीगली मैरिज होना पॉसिबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि वो किसी प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर आ रहे हों, ठीक है। ये सब चीज़ें भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है जब एक्नॉलेज का कंसेप्ट जो है वो आएगा सामने। उसके बाद है कि द चाइल्ड इफ़ एडल्ट मस्ट कन्फर्म द एक्नॉलेजमेंट। जब चाइल्ड बड़ा हो जाएगा तो उस एक्नॉलेजमेंट को कन्फर्म करेगा। उसके बाद उसके पास ये भी राइट है कि वो उसको ख़त्म कर सकता है, ठीक है, उसको वो तोड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक्नॉलेजमेंट के बाद जो है उससे उससे बंध जाएगा उस रिश्ते से। जब वो मेजर होगा तो उसको वो डिनाई भी कर सकता है। उसके बाद एक पॉइंट है 7 नंबर, वो ये कहता है कि एक्नॉलेजर मस्ट बी कम्पिटेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। वही बात है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करती है, कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और वो मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। मेजर का यही मतलब है कि 18 साल उसने कंप्लीट कर लिया हो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं इफेक्ट क्या होगा एक्नॉलेजमेंट के बाद। तो इफेक्ट एक्नॉलेजमेंट के बाद होगा कि लीगली इफेक्ट ऑफ ए नेचुरल पैटर्निटी, एक नेचुरल पेरेंट जो है वो इंसान बन जाता है। और बच्चा जो होगा, चाइल्ड के पास राइट हो जाता है इनहेरिटेंस फ्रॉम द एक्नॉलेजर। जी, जो भी इंसान उस बच्चे को एक्नॉलेज करेगा, जो एक्नॉलेजर होगा, उससे जो है बच्चा इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी, उसके पास ये राइट होगा। दूसरा है कि जो वाइफ होती है, मतलब जाहिर सी बात है कि ये जो वाइफ की जो शादी है उसको भी वो भी एक क्वेश्चन में रहती है। तो उसकी जो शादी जो होगी वो लीगली कंसीडर कर ली जाएगी, वो एक लीगली वाइफ जो है वो बन जाएगी एक्नॉलेजमेंट के बाद। और उसके पास भी वो सारा राइट आ जाएगा जो एक लीगली मैरिड वाइफ के पास होता है, जैसे कि राइट ऑफ मेंटेनेंस और राइट ऑफ इनहेरिटेंस। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जो हमने बात किया एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी अंडर मुस्लिम लॉ। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।